नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ इन फ्यूचर में उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में भी जो है वो हम चर्चा करते हैं। आज हमारे पास में 234 नंबर की जो है वो क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड विटामिन डी। ऑलरेडी जो है वो हमने विटामिन को जो है वो जैसे जैसे हमारे पास में टाइम मिलता है हमने उसको डिस्कस किया। ऑलरेडी हमारे पास में विटामिन सी कंप्लीट हो चुका है, विटामिन ए कंप्लीट हो चुका है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है, विटामिन के कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास में दो विटामिन बचते हैं, एक विटामिन डी और एक विटामिन ई। विटामिन डी को आज हम फिनिश कर लेंगे एंड विटामिन के ई को जो है वो हम जैसे हमारे पास में टाइम मिलेगा उस तरीके से हम जो है वो फिनिश कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास में विटामिन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई विटामिन से जो है वो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए हम सब विटामिन को लेते हैं। सब विटामिन को एक साथ इसलिए नहीं लिया है ताकि एक साथ पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है और हम यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट एज इट ऐसा का ऐसा जो है वो बनाए हुए रखते हैं। इसलिए हमने अलग अलग इस तरीके से, ताकि टेस्ट चेंज होता रहे और हम इस चीज को जो है वो कंप्लीट करते रहे। आज की हमारे पास में क्लास है वो विटामिन डी की रहेगी। ऑलरेडी 232 क्लासेज हमने ले रखी है। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो मुझे टेलीग्राम पे वीडियो बना के भेजा है कि सर हम इस तरीके से जो है वो नोट्स बना रहे हैं। तो मैं उन सब बच्चों को ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं। इसी तरीके से अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, तो 31 दिसंबर 2025 के दिन आपके पास में पूरी एक बुकलेट तैयार हो जाएगी और वो पूरी बुकलेट जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक से भरी हुई रहेगी। जब भी आपको उसको रिवीजन करना होगा तुरंत आप उस टॉपिक को वहां से देख सकते हो। साथ के साथ जो है वो आपको रिवीजन करने में भी बड़ी आसानी रहेगी और पूरी एक बुक, आपकी खुद की एक बुक जो है वो लिखी हुई तैयार हो जाएगी। तो अच्छी बात है, उसको हम चलते हैं। और क्लास नंबर में इसलिए बताता हूं क्योंकि जो बच्चे लगातार स्टडी करें उनको पता चलना चाहिए कि 2025 में अब हमारे पास में 232 दिन तो जा चुके हैं। आज हमारे पास 233 दिन जा चुके हैं, आज हमारे पास में 234वां दिन है। इस 234वें दिन को हम किस तरीके से यूज में ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि दोस्तों सफलता पाने के लिए हर एक दिन, हर एक घड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। एक दिन को आप एक दिन न समझ के, मैं तो कहता हूं उसको मिनट में डिवाइड कर लीजिए, बल्कि उसको सेकंड में डिवाइड कर लीजिए और उसकी हर एक सेकंड को आपको जो है वो यूज लेना है। तो चलते हैं आगे और यूज बिल्कुल लेना है। आज की हमारे पास में क्लास दैट इज विटामिन डी। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर वही हमारे पास में रहेंगे कि विटामिन डी, जो भी विटामिन होते हैं, चाहे वो हमारे पास में कोई सा भी हो, वाटर सोल्यूबल हो, फैट सोल्यूबल, कोई भी विटामिन हो, हमारे पास में इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट जिसकी डेफिशिएंसी तक क्वेश्चन कहीं से भी निकल के आ सकता है। बहुत आजकल तो बहुत डिटेल में जो है वो क्वेश्चन पूछने लग गए हैं जितने भी विटामिन है। तो हम सारों को जो पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करते हैं हम इंट्रोडक्शन से कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, कौन कौन सी ये फॉर्म में प्रेजेंट होता है, देन इसका फंक्शन क्या होता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज जो है वो अकर हो जाती है, देन डिजीज को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए कितनी विटामिन हम किस तरीके से देते हैं, डेली जो है वो उसके रिक्वायरमेंट कितना होता है, डेली अलाउंसेस कितना होता है, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं एंड फाइनलाइज इस टॉपिक को समराइज करके जो है वो फिनिश करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने विटामिन देखे थे, उसी तरीके से ये विटामिन भी जो है वो हम फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। तो विटामिन डी जो है वो हमारे पास में एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि विटामिन को जो है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास में, जितने भी हमारे पास में विटामिन है, ठीक है, इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया था। एक होता हमारे पास में फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, और एक होता हमारे पास में वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे पास में ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ये सारे के सारे जो है वो फैट सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? हमारे पास में बी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें सारी आ जाते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं एंड विटामिन सी आता है।
तो विटामिन बी और विटामिन सी ये तो होता है हमारे पास में वाटर सोल्यूबल, और विटामिन ए, डी, ई, के ये सारे के सारे होते हैं फेट सोल्यूबल, यानी कि ये फेट में जो है वो सोल्यूट होते हैं, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल जो है वो वाटर में सोल्यूट होते हैं। अब देखो छोटा सा, मैं बार बार पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जो फेट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे पहले हम ले लेते हैं फेट सोल्यूबल विटामिन। फेट सोल्यूबल विटामिन का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि फेट सोल्यूबल विटामिन अपनी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ मात्रा में स्टोर होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास में फेट सोल्यूबल विटामिन है वो सारे के सारे जो है वो कुछ मात्रा में स्टोर होते हैं, चाहे विटामिन ए हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, चाहे ए के हो, ठीक है। ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। तो स्टोर होने से ये बेनिफिट है कि अगर हम कुछ दिन या कुछ समय जो है वो पर्टिकुलर विटामिन नहीं लेंगे, जैसे विटामिन डी स्टोर है, विटामिन ए स्टोर है, अगर कुछ दिन हम विटामिन वो पर्टिकुलर विटामिन नहीं लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, या हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में वो स्टोर है। अब स्टोर है तो हमारे पास में काम आ जाएगी भाई। जैसे बैंक बैलेंस में हम पैसे स्टोर करके रखते हैं, ठीक उस तरीके से हमारे पास चीज जो है वो काम आ जाएगी। तो ये तो है इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जितने भी फेट सोल्यूबल विटामिन है वो स्टोर होते हैं, तो स्टोर होते हैं तो उनकी टॉक्सिसिटी भी होती है, ठीक है। विटामिन टॉक्सिसिटी भी होती है। तो जितने भी हमारे पास में फेट सोल्यूबल विटामिन है उनकी टॉक्सिसिटी होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। वाटर सोल्यूबल विटामिन का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये जो है वो हमारे पास में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। तो टॉक्सिसिटी नहीं होती है, ये तो हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? कि ये स्टोर नहीं होते। अब स्टोर नहीं होते तो भाई इनको तो कंटिन्यूस लेना पड़ता है। अगर एक दो दिन नहीं लिया तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय तक नहीं लिया, स्टोर कुछ है नहीं है, बैंक बैलेंस कुछ है नहीं है, तो इनकी फिर जो है वो डेफिशिएंसी जल्दी आ जाती है। तो ये जो है वो हमारे पास में डिफरेंशिएट है। अब हम ले लेते हैं फेट सोल्यूबल विटामिन की जो है वो डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हर विटामिन का जो है वो अलग नाम होता है, ठीक उसी तरीके से विटामिन डी का भी जो है वो हमारे पास में अलग नाम होता है। इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। सनशाइन विटामिन क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस विटामिन को प्राप्त हम जो है वो सनलाइट से कर सकते हैं, सूर्य से जो है वो विटामिन ले सकते हैं। सुना भी होगा, देखा भी होगा, थोड़ी देर धूप में बैठते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो विटामिन डी ले रहे हैं, ठीक। तो वही चीज है, इसको हम पढ़ते हैं देन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, विटामिन डी इज ए फेट सोल्यूबल विटामिन। क्लियर? विटामिन डी इज ए फेट सोल्यूबल विटामिन असेंशियल फॉर मेंटेनिंग बोन हेल्थ, कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून फंक्शन। बिल्कुल तीन इसने सीधे सीधे और स्ट्रेट फंक्शन बताए हैं कि विटामिन डी जो है वो एक फेट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन डी है वो एक फेट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारे लिए असेंशियल होता है। किस लिए? मेंटेनिंग बोन हेल्थ, बोन हेल्थ की मेंटेन के लिए। अब अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सीधा असर किस पे जाएगा? बोन पे जाएगा। बोन हमारे पास में वीक हो जाएगी। अभी पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि विटामिन किस तरीके से होता है, किस तरीके से कन्वर्ट होता है, हमारे पास में बोन में किस तरीके से हेल्प करता है। तो ये हमारे पास में मेंटेनिंग बोन हेल्थ को जो है वो मेंटेन करता है। कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म उसके लिए एसेंशियल होता है। कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म इन द सेंस कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जस्ट जो है वो अपोजिट तरीके से काम करते हैं। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है तो फॉस्फेट का जो है वो एक्सक्रेशन होता है, फॉस्फेट का होता है तो कैल्शियम का, तो उसके जो है वो मेंटेनेंस में हेल्प करता है। साथ के साथ इम्यून फंक्शन, ये हमारी इम्यूनिटी में भी जो है वो हेल्प करता है। तो विटामिन डी जो है वो एक फेट सोल्यूबल विटामिन है जो कि एसेंशियल होता है, हमारे लिए जरूरी होता है बोन की मेंटेनेंस के लिए, कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लिए एंड इम्यून सिस्टम, इम्यून फंक्शन के लिए, ठीक। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन। इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? बिकॉज द बॉडी प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी तभी विटामिन डी जो है वो रिलीज करती है जब हम सूर्य के प्रकाश में आते हैं, सनलाइट की एक्सपोजर में आएंगे। यानी कि जैसे मैं बैठा हूं तब हमारी बॉडी विटामिन डी नहीं बनाएगी, सूर्य से विटामिन डी मिलता है। अब सूर्य से ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं आता है कि हमारी बॉडी में जाके जो है वो इंजेक्ट हो गया और विटामिन डी मिल गई, नहीं।
सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है 1,5 डाइऑक्सीजन कोलेस्ट्रॉल है, उसको चेंज करके विटामिन डी में बदलता है। तो सनलाइट से डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं आते हैं, वो सनलाइट में बैठेंगे तो विटामिन डी हमारी बॉडी बनाएगी। अगर हम सूर्य में नहीं बैठेंगे तो विटामिन डी वैसे नहीं बनाती है, इनडायरेक्ट तरीके से बनाती है, वो कम बनाती है। सूर्य में जो है वो हमारे पास में आसानी से बना लेती है। कैसे बनाएगा, कैसे क्या मैकेनिज्म होता है, वो सारी हम चीजें आगे बढ़ते हैं। क्लियर होगा? ये होगा इंट्रोडक्शन। विटामिन डी जो है वो फैट सोल्युबल विटामिन है जो हमारे बॉडी के बोन के लिए, कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम के लिए जो है वो जरूरी होता है। इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। सनशाइन विटामिन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन डी तभी बनाती है जब हम सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, एक्सपोजर में रहते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के जो है वो कौन कौन से टाइप हैं उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों विटामिन डी के दो टाइप हैं, D2 और D3। विटामिन D2 जिसका दूसरा नाम होता है इरिगोकैल्सिफेरॉल, ठीक है, और विटामिन D3 जिसका नाम आता है कोलीकैल्सिफेरॉल। दोनों का जो है वो नाम ध्यान रखना, कोलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 होता है और इरिगोकैल्सिफेरॉल जो है वो हमारे पास में विटामिन D2 होता है। अब ये दोनों में जो है वो क्या डिफरेंशिएट होता है उसको हम ले लेते हैं। तो विटामिन डी जो है वो प्लांट सोर्सेज होता है, फोर्टिफाइड फूड जो होता है उनमें प्रेजेंट होता है, यानी कि जो प्लांट सोर्सेज है उनमें प्रेजेंट होता है। और विटामिन D3 जो है वो सनलाइट और एनिमल सोर्स में प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे कि ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन डी होता है। तो जो डेयरी प्रोडक्ट है वो है हमारे पास में एनिमल सोर्स। तो एनिमल सोर्स में और हमारे पास में सनलाइट में जो है वो मिलता है, दैट इज कॉल्ड विटामिन D3 जिसको हम कहते हैं कैल्सिफेरॉल, और विटामिन D2 जिसको इरिगोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इनके नाम भी जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। विटामिन D2 को किस नाम से जानते हैं, विटामिन D3 को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। देन विटामिन D2 जो है वो हमारे पास में लेस्ट पोटेंट होता है, शॉर्टेड हाफ लाइफ होती है, थोड़े समय में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि जो विटामिन D3 होता है वो हमारे पास में मोर इफेक्टिव होता है और उसकी लाइफ जो है वो लंबे समय तक होती है, ठीक है। तो ये हो गए इसके टाइप। देन उसके बाद आता है हमारे पास में सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो है वो सिंथेसिस किस तरीके से होता है, मैकेनिज्म सबसे मेन यही है। ये चीज समझ में आ गई तो बाकी सारी चीजें समझ में आ गई। जो अब तक बार बार ये पढ़ रहे थे कि हमें सूर्य से या सनलाइट से जो है विटामिन डी मिलता है, तो सनलाइट से कोई बताया कि वैसे नहीं आती है कि सीधा सनलाइट में घुस गए विटामिन डी मिल गए, नहीं। विटामिन डी सनलाइट जो है वो यूवी रेज होती है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में कन्वर्ट करती है उसको हम लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म देख लो, सारी विटामिन जो है वो विटामिन डी जो है वो समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास में सूर्य के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो हमारे पास में स्किन के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। और वो क्या करती है कि जो हमारे पास में 7 डाइहाइड्रोक्सो कोलेस्ट्रॉल आता है, ठीक है, 7 डाइहाइड्रोक्सो कोलेस्ट्रॉल आता है, उसको विटामिन D3 में बदलती है। विटामिन D3 कौन सा, कोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। ये देखो ये तो था हमारे पास में विटामिन D3 कौन सा, कोलीकैल्सिफेरॉल। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले हम जैसे मैं सूर्य की लाइट में बैठा, देन वहां से रेडिएशन आई, रेडिएशन मेरे शरीर पे गिरी, स्किन पे गिरी, स्किन के गिरते ही जो है वो हमारे पास में जो 7 डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है उसको कैल्सिफेरॉल में बदलती है, यानी कि विटामिन D3 में बदलती है, ठीक है। अब ये विटामिन D3 जो है वो कहां जाएगा दोस्तों, ट्रांसपोर्ट होके कहां चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा। स्किन पे था कोलेस्ट्रॉल, स्किन में है, स्किन के ऊपर जमा है, या ब्लड वेसल्स में भी कोलेस्ट्रॉल है, सीधा अल्ट्रावायलेट रेज 7 डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को किस में बदलते हैं, विटामिन D3 कैल्सिफेरॉल में बदलती है। ये विटामिन D3 जो है वो कहां चला जाता है दोस्तों, लीवर के अंदर चला जाता है। अब अगर मान लो हम सूर्य में नहीं बैठेंगे तो ये जो 7 डिहाइड्रोक्सो कोलेस्ट्रॉल है वो वापस विटामिन D3 में नहीं बदलेगा। विटामिन D3 में नहीं बदलेगा तो फिर आगे लीवर उसका कुछ नहीं कर पाएगा और उससे फिर एक्टिव विटामिन डी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये शुरुआत चीज में ही दिक्कत आ जाएगी। अब ये विटामिन D3 जो है वो लीवर में चला जाता है, लीवर क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, यानी कि विटामिन D3 कोलीकैल्सिफेरॉल को जो है वो किसमें बदलता है, कैल्सिडोल में बदलता है। किसमें बदलेगा, कैल्सिडोल। और कैल्सिडोल जो है वो हमारे पास में आता है 25OH डी के नाम से इसको जानते हैं। और ये कैल्सिडोल जो है वो कहां पे जाएगा दोस्तों, फिर किडनी में जाएगा। और किडनी में जो है वो हमारे पास में इस कैल्सिडोल को जो है वो किसमें बदलते हैं, कैल्ट्रोल में बदल जाता है,
ठीक है, ये कैली कैल्ट्रोल में बदलते हैं तो इसको 125 OH डाइहाइड्रोक्सी डी विटामिन डी में जो है वो बदल जाता है, और ये जो है वो हमारे पास में एक्टिव फॉर्म है, यानी कि कैल्सिट्रोल जो है वो हमारे पास में एक्टिव फॉर्म होती है। विटामिन की कैल्सिट्रोल जो है वो विटामिन जो है वो एक्टिव होती है। तभी देखो आपने देखा होगा कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें जो है वो हम विटामिन D3 या कैल्शियम की टेबलेट देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे किडनी फेल होगी। अब देखो अगर कोई पर्सन सूरज की रोशनी में नहीं बैठेगा तो भी उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। अगर कोई पर्सन का लीवर फेल हो जाएगा तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। और अगर कोई पर्सन के अंदर जो है वो हमारे पास में किडनी फेल हो जाएगी उसमें भी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में चलती रहती है। अब इसको मैं बिल्कुल सिंपली बदल देता हूं, देन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि 7 डाइहाइड्रोक्सो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको याद रख लो। ठीक है, बाकी चीजें मैं इजी कर दूंगा। 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले यूवी रेज आती है, वो उस 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को जो है वो किस में बदलेगी? विटामिन D3 में बदलेगी। अब ये विटामिन D3 में कन्वर्ट हो गया, वो ब्लड में था। ठीक है, ब्लड में ही था 7 डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, वो ब्लड के माध्यम से कहां चला गया? लीवर में चला गया। लीवर में जाने के बाद में विटामिन D3 को लीवर किस में बदल देता है? कैल्सिडोल में बदल देता है। किसमें? कैल्सिडोल में बदल देगा। ये कैल्सिडोल जो है वो फिर ट्रांसपोर्ट होकर कहां पे जाता है? किडनी के अंदर। और किडनी के जो अंदर जो है वो जाने के बाद ये कैल्सिडोल जो है वो किस में बदलता है? कैल्सिट्रोल में बदलता है। और ये कैल्सिट्रोल ही जो है वो हमारे पास में एक्टिव फॉर्म है। ज्यादा टफ तो नहीं है। ठीक है, स्किन आई 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन D3 में बदला, विटामिन D3 लीवर में गया, लीवर में जो है वो फिर कैल्सिडोल में बदला, कैल्सिडोल जो है वो किडनी में गया, किडनी में जो है वो कैल्सिट्रोल में बदला, और ये जो है वो हमारे पास में एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक, तो अगर कोई भी चीज चाहे सनलाइट हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, अगर तीनों होगी तो कैल्शियम और विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी होगी। अब बात आते हैं कि ये विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है। फंक्शन ऑफ विटामिन डी, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो ऑलरेडी हमने 3 फंक्शन तो पहले ही देख लिए। 3 फंक्शन क्या क्या देख लिए थे? एक तो हमारे पास में बोन जो है वो उसका बोन जो है वो उसको मेंटेनेंस करता है। ठीक है, अब बोन को मेंटेनेंस कैसे करता है मैं शॉर्टकट में बदलता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्चुअली क्या होता है कि बोन के अंदर 2 फंक्शन करते हैं, एक तो होता है बोन रिम्यूनराइजेशन और एक होता है बोन कैल्सिफाइंग। ठीक है, यानी कि एक तो बोन के ऊपर कैल्शियम को लाके छोड़ता है और एक प्रोसेस होती है बोन के ऊपर से कैल्शियम को हटाते हैं, जिसको रीमॉडलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस चलती है, बोन फॉर्मेशन, बोन रीमॉडलिंग। ठीक है, दोनों चीज चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहूं कि एक हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, समझिएगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूं। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है कि ब्लड के अंदर, ये हमारे पास में ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम को इंक्रीज करता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। एन के प्रकार हमारे पास में ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। अब पैराथायराइड हार्मोन जब इंक्रीज होता है तो बोन जो है वो डिक्रीज होती है। अब आप ये कहोगे कि सर पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है तो बोन डिक्रीज कैसे होगी? समझो, पैराथायराइड हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। अब वो कैल्शियम को इंक्रीज कैसे करता है? ठीक है, वो क्या करेगा, जो हमारे बोन के ऊपर कैल्शियम है उसको उठा के ब्लड में डालेगा और जो एब्जॉर्वेशन है उसको बढ़ा के जो है वो ब्लड में डालेगा। मतलब उसका काम क्या है? उसका काम यही है कि कैल्शियम को इंक्रीज करना है। ठीक है, करे कहां से? पापा की पॉकेट से पैसे चुरा के मम्मी ले लेती है, घर में ही रहते हैं लेकिन एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक, वही चीज है कि हमें कैल्शियम इंक्रीज करना होता है। वो कैल्शियम इंक्रीज हमारी बोन जो होती है उससे कैल्शियम लेता है। अब बोन से कैल्शियम ले ले तो बोन तो बेचारी वीक होगी, तो पैराथायराइड हार्मोन बोन से कैल्शियम लेता है और ब्लड के अंदर जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास में क्या करता है? ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड दूसरा थायराइड ग्लैंड से जो हमारे पास में हार्मोन रिलीज होता है कैल्स्ट्रोल, वो क्या करता है? उल्टा काम करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि हमारे पास में बोन को मेंटेन करता है, यानी कि बोन के ऊपर कैल्शियम को जाके जो है वो अटैच करता है। अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो बोन जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो काम क्या किया हमारे पास में, बोन का मेंटेनेंस करता है। बोन का मेंटेनेंस कैसे? ये कैल्शियम को जो है वो बोन पे लाके चिपकाता है। विटामिन डी क्या करेगा?
बोन पे कैल्शियम को लाके चिपकाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास में थायराइड का जो काम, पैराथायराइड का काम है, उससे जस्ट अपोजिट करता है, यूं समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो कैल्शियम को बोन पे लाके चिपकाएगा। ठीक, और फोस्फेट अपोजिट होता है, तो कैल्शियम ज्यादा रहेगा तो फोस्फेट कम रहेगा, फोस्फेट कम रहेगा तो कैल्शियम ज्यादा रहेगा। अब इसमें हम डिटेल से ज्यादा नहीं जाऊंगा कि पैराथायराइड हार्मोन फोस्फेट का क्या करता है। पैराथायराइड हार्मोन फोस्फेट को बाहर निकालता है, कैल्शियम को ब्लड के अंदर बढ़ाता है। ऐसे हमारे पास में विटामिन डी जस्ट अपोजिट कार्य करता है। तो बोन का मेंटेनेंस करेगा, बोन का मेंटेनेंस इन द सेंस ये कैल्शियम को बोन पे लाके चिपकाएगा। अब अगर विटामिन की डी की डेफिशिएंसी हो गई तो बोन जो है वीक हो जाएगी। क्लियर। सेकंड हमारे पास में कैल्शियम और फोस्फेट के मेंटेनेंस करता है। अब कैल्शियम और फोस्फेट का मेंटेनेंस कैसे, ये कैल्शियम को ब्लड से हटा के कहां पे चिपकाएगा, बोन के ऊपर चिपकाएगा। पैराथायराइड से जस्ट अपोजिट काम करता है। ठीक है, और फोस्फेट को जो है वो हटाएगा। क्लियर हो गया, ये चीज हो गया। एंड इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम में क्या हेल्प करता है कि ये जो हमारे पास में जितने भी इंफेक्शन वगैरह होते हैं उसको जो है वो रोकता है। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले फंक्शन आ गया बोन हेल्थ। बोन हेल्थ में क्या कहता है, इनहेंस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्वेशन। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस इसको जो है वो मेंटेन करता है। देन इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन में क्या करता है दोस्तों, ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। थर्ड चीज मसल फंक्शन। मसल फंक्शन में कैसे, इनडायरेक्टली मसल फंक्शन कैसे, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम जो है वो मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। अब विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को कंट्रोल कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथ देता है, यानी कि मेंटेनेंस मसल्स स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। सेल ग्रोथ करवाता है, रेगुलेट सेल डिफरेंसेस एंड ग्रोथ को मेंटेन करता है। एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, कुछ ऐसी डिजीज है जिससे प्रिवेंशन करता है, जैसे रिकेट्स उसमें हमारे पास में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे बोन जो है वो टेढ़ी हो जाती है, इसको हम कहते हैं रिकेट्स। तो रिकेट्स बच्चों में होता है, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर बच्चों में हो जाए तो उसको हम रिकेट्स कहेंगे। ठीक है, अगर बच्चों के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की तो हम इसको रिकेट्स कहेंगे, और अगर एडल्ट के अंदर हो जाए तो इसको हम जो है वो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। क्लियर है, ध्यान रखना, दोनों विटामिन की डेफिशिएंसी की डिजीज है। तो ये हमारे पास में रिस्क ऑफ रिकेट्स की डिजीज को जो है उसके रिस्क को कम करता है, ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करता है। ठीक है, एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसको कम करता है। ठीक, दोनों के दोनों ही है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, बच्चों में होगी उसको रिकेट्स कहा जाएगा, और अगर बड़ों में होगी उसको, एडल्ट में होगी उसको ओस्टियोपोरोसिस कहा जाएगा। ये इसके फंक्शन हो गए हमारे पास में विटामिन डी के। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सोर्सेज। विटामिन डी का जो है वो सोर्सेज क्या क्या है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले देखा था कि हमें डाइटरी सोर्स से भी विटामिन मिलता है और नेचुरल सोर्स से भी। नेचुरल सोर्स में कौन सा आ गया, दैट इज कॉल्ड सनलाइट एक्सपोजर। धूप के अंदर जो है वो बैठना। तो दिन में कम से कम जो है वो 15 से 30 मिनट पर डे जो है वो अपने फेस, आर्म, हैंड को जो है वो हमें धूप में रखना होता है। हालांकि अपन तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ऑलरेडी ज्यादातर धूप में ही रहते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अपने को नहीं आती, लेकिन जो हाई फाई लोग होते हैं जो हमेशा 24 घंटे एसी में रहते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते, उनके लिए है। तो नेचुरल सोर्सेज आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सनलाइट एक्सपोजर। तो सनलाइट का एक्सपोजर होता है, सनलाइट का 15 से 30 मिनट पर डे जो है वो हम रखते हैं धूप के अंदर, तो हमारे पास में विटामिन की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। नेक्स्ट हो जाता है डाइटरी सोर्सेज। डाइटरी सोर्सेज में कौन कौन सा होता है, पहले हम एनिमल सोर्सेज को ले लेंगे, देन उसके बाद प्लांट एंड फोर्टिफाइड फूड को जो है वो हम ले लेंगे। एनिमल सोर्स में आ गया सबसे पहले एग योल्क। ठीक है, एग योल्क में जो है वो हमारे पास में कैल्शियम होता है। फिश के अंदर बात करें तो दोस्तों सैल्मोन, टूना एंड सार्डिन्स, ये फिश की जो है वो कुछ कैटेगरी है जिसमें विटामिन डी जो है वो प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा जो है वो सैल्मोन में होता है। एंड कोड लीवर ऑयल, उसमें भी विटामिन डी होता है, एंड लीवर के अंदर जो है विटामिन डी होता है। प्लांट की अगर हम बात करें तो दोस्तों फोर्टिफाइड मिल्क एंड सीरियल्स, उसके अंदर जो है वो हमारे पास में विटामिन डी होता है। जो फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस होता है उसके अंदर विटामिन डी होता है। मशरूम्स, ठीक है, जो सन के अंदर उगे हुए हैं, ये भी ध्यान रखना, मशरूम अगर घर के अंदर उगाए हुए हैं, बिना सूर्य के प्रकाश में उगाए हुए हैं, उनमें नहीं होता है, लेकिन जो मशरूम धूप में उगाए हुए हैं उनमें जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड
फोर्टिफाइड सोया मिल्क, इसमें भी जो है वो हमारे पास में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। हालांकि विटामिन डी की जो है वो वैसे भी डेफिशिएंसी नहीं होती, क्यों? क्योंकि हम सब लोग जो है वो दूध, दही, छाछ इन पे डिपेंडेंट होते हैं, आराम से लेते हैं, ठीक है। चाहे किसी भी एरिया में चले जाओ इंडिया के में, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ईस्ट साइड में चले जाओगे तो वहां पे नॉनवेज का अच्छा खासा सेवन किया जाता है, तो वहां पे वो चीज पूरी होती है, एग और फिश उस तरीके से। देन अगर वेस्ट में चले जाओगे तो दूध, डेयरी भंडार भरे पड़े हैं, तो वहां पे जो है वो आप आराम से विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हो। देन उसके बाद ईस्ट में चले जाओगे, सॉरी नॉर्थ में चले जाओगे तो वहां पे भी नॉनवेज का सेवन है, साउथ में भी जो है वो हमारे पास में फिश वगैरह का अच्छा खासा सेवन किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज है हमारे पास में विटामिन डी के। नेक्स्ट आ जाता है आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, यानी कि पर डे जो है वो हमें कितने विटामिन की जो है वो जरूरत होती है, आरडीए। तो उसको हम ले लेते हैं। तो ये एज ग्रुप है, देन उसके बाद कितनी जरूरत होती है, जरूरत जो है वो इंटरनेशनल यूनिट पर डे में लेते हैं, मिलीग्राम में नहीं लेंगे, आईयू में लेंगे, इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो अगर हम इन्फेंट की बात करते हैं, इन्फेंट होता है हमारे पास में 0 to 12 मंथ, हालांकि इन्फेंट जो है वो हमारे पास में 1 मंथ से लेके 12 मंथ होता है। एग्जैक्ट जो है वो डेफिनेशन इन्फेंट की जो है वो ये होती है, ठीक है, क्योंकि 1 मंथ से जो कम हो जाता है वो न्यूनेंट हो जाता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा मैंने और डिटेल से बता दिया है कि इन्फेंट 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक होता है, उसमें हमारे पास में दैट इज कार्ड 400 आईयू, 400 इंटरनेशनल यूनिट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है पर डे। चिल्ड्रंस की अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड 1 ईयर से लेके 18 साल के जो बच्चे हैं उनमें, तो उनमें लगभग जो है वो 600 यूनिट की बात, 600 इंटरनेशनल यूनिट की जो है वो जरूरत होती है। एडल्ट की अगर हम बात करें तो 19 से लेके 70 साल में जो होता है उसमें भी लगभग 600 इंटरनेशनल यूनिट की ही जो है वो जरूरत होती है। ओल्डर एडल्ट जो 70 साल से भी ऊपर हो जाते हैं उनमें कैल्शियम की ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए वहां पे 800 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होती है। बाकी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में जो है वो हमारे पास में 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो चाहिए होती है। कुल मिला के हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 600 से 800 में जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? 600 से लेके, अगर नॉर्मली बात करें तो 600 से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे जो है वो हमें विटामिन डी की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, और वो हमें जो है वो नॉर्मल खाने से या 15 से 20 मिनट धूप में बैठने से जो है वो पूर्ति हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें रटना ही नहीं है, सिंपल चीजें हैं। आपने अभी तक देखा है कि ये जो कार्य कराता है विटामिन डी, क्या क्या कार्य करवाता भाई, हमारे बोन मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा था, कैल्शियम फॉस्फेट के जो है वो मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा था, देन इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहा था, सेल ग्रोथ में कर रहा था। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वही बात है, ठीक है, वो सारी डिजीज जो है वो अकर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोजेज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है। देन उसके बाद अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसके बाद क्या क्या डिजीज हो सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, उसको हम लेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कोजेज क्या क्या होते हैं। तो पहला आता है इनएडुकेट सनलाइट एक्सपोजर, यानी कि सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो इनएडुकेट रहता है। इनएडुकेट का मतलब होता है हमारे पास में कि ज्यादा देर हम धूप में नहीं बैठते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हाई फाई लोग होते हैं, हाई फाई इन द सेंस जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, जो ज्यादा धूप में नहीं निकलते हैं, एनी टाइम जो है वो अपने घर के अंदर रहते हैं, देन उसके बाद वही छाता लेके या फिर गाड़ी एसी वाली सब चीजें होती है, तो उनमें इनएडुकेट सनलाइट का एक्सपोजर होता है, तो उनमें जो है विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। मिडिल क्लास में अपने को नहीं मिलेगी। देन उसके बाद डार्क स्किन जो है उसमें भी विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी मिलती है। क्यों? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो एक्चुअली क्या होता है कि दोस्तों डार्क जो है वो स्किन होती है उसमें हमारे पास में जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो भी इतने सही तरीके से जो है वो नहीं जा पाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि जो डार्क पर्सन होते हैं, डार्क स्किन वाले होते हैं, उसमें स्किन कैंसर नहीं होता है, जबकि जो व्हाइट वाले होते हैं उसमें स्किन कैंसर ज्यादा होता है। तो डार्क स्किन है वो रिफ्लेक्शन मार देती है, इसलिए जो है वो हमारे पास में यूवी रेज भी जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो डार्क स्किन में भी जो है वो हमें, अगर मान के चलिए स्किन फेयर है तो विटामिन डी जो हमें 20 मिनट में मिल रहा था, ठीक है, वो मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी के डार्क स्किन है मेरी तरह तो कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट जो है वो बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो डार्क स्किन में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट माल एब्जॉर्वेशन इन द सेंस कि हमारी बॉडी जो हमारे इंटेस्टाइन में जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे।
विटामिन डी को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, क्योंकि विटामिन डी जो है बेसिकली किस में होता है, डेयरी प्रोडक्ट के रूप में। अब जैसे सीएलिक डिजीज हुआ, क्रोन्स डिजीज हुआ, उसमें डेयरी प्रोडक्ट टोटली जो है प्रोहिबिटेड हो जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जो है फुल्ली बैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट इनमें जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अराइज करते हैं। तो ये हमारे पास में माल एब्जॉर्वेशन में भी जो है वो हमें, जैसे सीएलिक डिजीज है या क्रोन्स डिजीज है, उसमें हम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करेंगे तो विटामिन डी या कैल्शियम जो है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है क्रोनिक किडनी या लीवर डिजीज। ऑफकोर्स वही बात आ गई ना, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास में 7 डाइहाइड्रो जो कोलेस्ट्रॉल था वो विटामिन डी 3 में बता, वो विटामिन डी 3 लीवर में जाता है, ठीक है, वो लीवर से फिर जो है वो किडनी में जाता है। अब अगर किडनी डिजीज हो गई है और लीवर डिजीज हो गई है तो उसकी डेफिशिएंसी होना जायज है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना जायज है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही दिया जाता है विदाउट सप्लीमेंट, क्योंकि मिल्क जो है वो हमारे पास में विटामिन डी का इतना अच्छा सोर्स नहीं है, ठीक है, तो अगर किसी को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा जाएगा तो उस इन्फेंट में भी विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये हमारे पास में कुछ कोजेज थे जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो होते हैं। अब आ जाता है कि कौन कौन से डिसऑर्डर हो जाएंगे अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो कौन कौन से जो है वो डिसऑर्डर हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है चिल्ड्रंस में क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चिल्ड्रंस में जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड रिकेट्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी डिसऑर्डर हैं वो सारे के सारे विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ठीक है, बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अब ये अलग अलग एज ग्रुप में, अगर बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगा तो रिकेट्स होगा, अगर एडल्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगा तो ऑस्टियोमलेशिया होगा, और एल्डरली में होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ठीक है, तो इन तीनों को ये और क्लासिफाई कर दिया मैंने। थोड़ी देर पहले सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस बताया था, अभी हमारे पास में और चीजें आ गई, तो वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले आता है, अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें लेग जो है बो लेग हो जाएगी। बो लेग मतलब टेडी, आपने देखा होगा इस तरीके से, ये देखो, ये हमारे पास में, ठीक है, ये होगा हमारे पास में बो लेग। इसमें या तो जो हो हमारे पास में इस तरीके की हो जाएगी लेग, ठीक है, या फिर जो है वो लेग इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है हमारे पास, या तो यूं करके यूं, मतलब दोनों घुटने आपस में जो है वो अटैच हो जाते हैं, इसको कहते हैं नोकनी। ध्यान रखना, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया नोकनी जो है वो कौन सा होता है, ठीक है, या वेल्गस नोकनी के नाम से जानते हैं, मतलब घुटने आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं, लोक बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकनी। ठीक है, और नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड वेर्गस, इसको होते हैं लो लेग, ठीक है, मतलब चौड़ी हो जाती है, इस तरीके की टांगे। तो ये बेसिकली जो है वो रिकेट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, और उसमें डिले ग्रोथ हो जाएगी और सॉफ्ट स्कल हो जाएगा, स्कल जो हमारे पास में जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी नहीं है तो अल्टरनेटली कैल्शियम भी नहीं है, तो उसकी वजह से इस जो स्कल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये चीज हो गई। एक हो गया लेग, ठीक है, बो लेग हो जाएगी, या तो टेडी मेडी हो जाएगी, वो होता है रिकेट्स, एंड ग्रोथ जो है वो हमारे पास में डिले हो जाएगी और स्कल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया। उसके अंदर क्या होता है, बोन हमारी पास में जो है वो वीक सी होने लग जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से बोन पेन होता है और मसल्स वीकनेस जो है वो देखने को मिलेगी, मसल्स वीकनेस जो है वो देखने को मिलेगी। ये देखो, ये हो गया हमारे पास में ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में जैसे ये हमने बोन के स्ट्रक्चर देखी, तो देखो किस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो बोन का जो है वो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बोन जो है वो सॉलिड मात्रा में। यहां पे क्या है, यहां पे देखो बड़े बड़े जो है वो आपको पोर से दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके की जो है बोन हो जाएगी, बोन जो है वीक हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, एडल्ट लोग की बात करें या एल्डरली लोग में बढ़े, उसमें हो जाएगा हमारे पास में ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है दोस्तों बोन, और पोरोसिस का मतलब होता है छिद्र। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारे पास में छिद्र, और ओस्टियो का मतलब हो गया हड्डी। ठीक है, यानी कि हड्डी के अंदर जो है वो छोटे छोटे से छेद से दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रेजिल बोन रहेगी, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। बिल्कुल जैसे ये देखो, आप यहां पे देख सकते हो, ये हमारे पास में हेल्दी बोन है बिल्कुल अच्छे तरीके से, लेकिन यहां पे देखो ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, ये बिल्कुल जालीदार बन गई।
ठीक है। अब सपोज करो इस बोन को हम तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगी, लेकिन ये बोन तो बिल्कुल बिखर चुकी है, इसको तो हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे ना तो कट की आवाज आएगी। इसीलिए बूढ़े लोगों को जो है वो जल्दी से बोन टूट जाती है। ठीक है, वो इसी का रीजन होता है ओस्टियोपोरोसिस की वजह से। तो आप इमेज के द्वारा भी देख सकते हो। तो तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। रिकेट्स बच्चों में बेसिकली देखने को मिलता है, जिससे हड्डियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। देन उसके बाद सेकंड आता है ओस्टियोमलेशिया, जिसमें हमारे पास में बोन जो है वो वीक हो जाती है। देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें और बोन जो है फ्रेजिल हो जाती है, थोड़ी सी चीज से ही टूट जो है वो जाती है। ये देखो बोन फ्रेजिल होता है, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये होता है हमारे पास में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस ऑफ डेफिशिएंसी। कैसे जो है वो आप पता लगाओगे कि विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कैल्सिडोल जो है वो चेक करते हैं। अब कैल्सिडोल कहां आया था, कैल्सिडोल आया था लीवर से जो चेंज करके गया था ब्लड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यूवी रेज हुई थी, यूवी रेज ने हमारे पास में 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को किसमें बदला था, विटामिन डी 3 से। विटामिन डी 3 जो है वो किसमें बदला था, कैल्सिडोल में बदला था। ठीक है, तो वो कैल्सिडोल हमारे ब्लड में जो है वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो उस कैल्सिडोल को हम जो है वो चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सैंपल लेते हैं और ये कैल्सिडोल को जो है वो चेक करते हैं, जिसको कहते हैं सीरम कैल्सिडोल। ठीक है, सीरम कैल्सिडोल लेवल, या इसका फुल जो है वो और दूसरा नाम है 25-OHD। ठीक है, तो ये कैल्सिडोल जो है वो हम चेक करेंगे। तो अगर हमारे पास में सीरम कैल्सिडोल की अगर जो है वो हमारे पास में वैल्यू लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml आती है, इन द सेंस डेफिशिएंसी है। ठीक है, अगर हमारे पास में इस कैल्सिडोल की जो वैल्यू है, ठीक है, इस कैल्सिडोल की जो वैल्यू है वो हमारे पास में लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml आएगी, मतलब डेफिशिएंसी है। अगर हमारे पास में वैल्यू जो है वो 20 to 30 नैनोग्राम पर ml आती है, मतलब विटामिन डी की इनसफिशियंसी है, विटामिन डी की जो है वो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है। देन अगर हमारे पास में जो है वो कैल्सिडोल 30 to 100 नैनोग्राम पर ml होता है, मतलब नॉर्मल रेंज है। और अगर 100 से ऊपर होता है, 100 नैनोग्राम पर ml से होता है, तो ये टॉक्सिक होता है और ये रेयर होता है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास में फैट सोल्यूबल है, तो ये टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, बट ये वेरी रेयर देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी विटामिन ए की होती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी का जो है वो ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ट्रीटमेंट हम लेते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तीनों का लेंगे। ठीक है, माइल्ड और सीवियर कंडीशन दोनों का लेंगे। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइल्ड डेफिशिएंसी होगी, अगर थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो दोस्तों उसमें हम 1000 से लेके 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देते हैं विटामिन D3 सप्लीमेंट के, जो एक्टिव विटामिन डी है उसके हम देते हैं। ठीक है, 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट। नॉर्मल हमें पर डे कितनी चाहिए होती है, नॉर्मल की बात करें तो 600 से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे जो है वो हमें चाहिए होती है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगी, माइल्ड डेफिशिएंसी है, तो 1000 से लेके 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे जो है विटामिन डी की जो है वो सप्लीमेंट देते हैं। देन इंक्रीज सन एक्सपोजर, और उसको कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप सूर्य की रोशनी में बैठो, एंड जो फोर्टिफाइड फूड है उनका जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा यूज में लो। क्लियर है, तो ये तीनों चीज करेंगे। देन अगर सीवियर डेफिशिएंसी आ गई तो, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों सीवियर डेफिशिएंसी में हाई डोज देते हैं हम विटामिन D3 के। वो कितने देते हैं, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक दिया जाता है, और लगभग 6 से 8 वीक तक दिया जाता है, यानी कि 1.5 से 2 महीने दिया जाता है, और कम से कम 50,000 यूनिट पर वीक दिया जाता है। हर वीकली जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है, और मेंटेनेंस के तौर पे, और यही नहीं, इंजेक्शन 50,000 यूनिट तो लगेगा वीकली, लेकिन मेंटेनेंस के तौर पे 800 से लेके 2000 यूनिट पर डे भी जो है वो हम देते हैं। ठीक है, यानी कि हाई डोज तो देंगे, कहीं ये कंफ्यूज मत होना है कि सिर्फ हाई डोज देते हैं तो बाकी चीज छोड़ दें। हाई डोज तो देंगे, हर सप्ताह 50,000 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट तो देंगे ही देंगे। वो लगभग 1.5 से जो है वो 2 वीक के लिए देंगे।
ठीक है, यानी कि 1.5 से 2 महीने तक देंगे, 6 से 8 वीक वही होता है। और मेंटेनेंस के तौर पे हम 800 से लेके 2000 यूनिट पर डे भी जो है वो चालू रखेंगे अगर सीवियर डेफिशिएंसी होती है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड विटामिन डी टॉक्सिसिटी। ठीक है, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होती है, हाइपर विटामिनोसिस इसको जो है वो बोला जाता है। हालांकि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी जो है वो अगर हम सनलाइट से लेते हैं या कोई डेयरी प्रोडक्ट से लेते हैं तब नहीं होती है, लेकिन हम इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं तभी होती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि कोजेज की हम बात करें तो एक्सेसिव सप्लीमेंट इनटेक अगर हम लेते हैं तो ये होता है, सनलाइट से कभी भी जो है वो हमारे पास में टॉक्सिसिटी नहीं होगी। अगर आप पूरे दिन भर धूप में बैठे रहोगे तो भी टॉक्सिसिटी नहीं होगी, वो उतना ही चाहिएगा जितना हमें रिक्वायरमेंट है। टॉक्सिसिटी कब होगी, जब आप ज्यादा इनटेक कर लोगे तब जाके टॉक्सिसिटी होगी, अदरवाइज टॉक्सिसिटी नहीं होती है। और विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होती है क्यों, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल की टॉक्सिसिटी नहीं होती है। अब विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो दोस्तों हमें नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, हाइपर कैल्सीमिया, ऑफ कोर्स कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मिलेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज मिलेगा, क्यों, विटामिन डी की ज्यादा है। तो कैल्शियम लेवल आपको पता ही है, नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल होता है हमारे पास में 8.5 से लेके 10.5 या 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो ये 10.8 मिलीग्राम से भी ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। एंड अगर कैल्शियम इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स किडनी स्टोन होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि किडनी में आपको पता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, किडनी स्टोन भी मैंने आपको बता रखा है बुलेट सीरीज के अंदर, तो वहां पे बताया कैल्शियम ऑक्जिलेट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो किडनी स्टोन होने की संभावना भी जो है वो ज्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट आता है कंफ्यूजन होगा। ये कुछ हमारे पास में सिम्टम्स थे जो कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। कोजेज भी मैंने बता दिए, धूप में बैठने से आप कितना भी धूप में बैठो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं होगी, आप इंटेक ज्यादा करोगे तो हो सकती है। क्लियर है। अब फटाफट जो है वो हम इसके निमोनिक्स ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम इसके की पॉइंट लेंगे और इस चीज को जो है वो फिनिश करेंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं निमोनिक्स, इसमें हम देते हैं फंक्शन, विटामिन डी के जो है वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसकी निमोनिक्स है। तो विटामिन डी के निमोनिक्स के आगे हमारे पास में बोन्स, हर टॉपिक के बाद में हम निमोनिक्स जरूर पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे पास में टाइप से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे पास में क्लिनिकल फीचर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे पास में फंक्शन से रिलेटेड हो। तो ये आ गया विटामिन डी के जो है वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, आपने वैसे तो देख ही रखा क्या क्या फंक्शन थे। एक फंक्शन था हमारे पास में कि बोन का मेंटेनेंस करता है, एक हमारे पास में कैल्शियम और फोस्फेट उसका मेंटेनेंस करता है, बैलेंस बना के रखता है, एक था हमारे पास में इम्यूनिटी करता है, एक जो हमारे पास में सेल की मसल्स की जो है वो ग्रोथ बनाए हुए रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करता है, तो इसका निमोनिक्स बना दिया हमने, दैट इज कॉल्ड बोन। अब ले लेते हैं B4 होता है बोन डेवलपमेंट, बोन का जो है वो डेवलपमेंट करता है। ठीक है, देन उसके बाद O से आता है ओस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेशन। ठीक है, अब देखो ओस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेशन कैसे, हमारे पास में बोन के अंदर जो है वो दो प्रकार की सेल्स होती है। ठीक है, बोन के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है हमारे पास में ओस्टियोब्लास्ट और एक होती है हमारे पास में ओस्टियोक्लास्ट या ओस्टियोकास्ट। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है, ये बोन को बनाती है, बोन फॉर्मेशन करती है। बोन फॉर्मेशन से रिलेटेड है हमारे पास में कि ये कैल्शियम को जाके वहां पे अटैच करेगी और बोन पे कैल्शियम को जाके जो है वो फिक्स करती है, ये होते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट का क्या काम है दोस्तों, ये हमारे पास में बोन का जो है वो बोन रीमॉडलिंग करती है, रीमॉडलिंग का मतलब होता है कैल्शियम को जो है वो आउट करती है, कैल्शियम को जो है वो हटाती है, और ये कैल्शियम को जो है वो इन करती है। समझ में आ गया, दो प्रकार की सेल्स काम करती है, एक ओस्टियोब्लास्ट होती है, पूरा डिटेल से ले लेते हैं। ओस्टियोब्लास्ट होती है, ओस्टियोब्लास्ट तो क्या होती है, कैल्शियम को उठा के बोन के ऊपर लाके चिपकाती है। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट क्या होती है हमारे पास में, वहां से जो एक्सेसिव कैल्शियम है उसको रिमूव करती है। अब आप कहोगे कि सर ओस्टियोक्लास्ट का क्या काम था, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए दोस्तों, इसलिए होनी चाहिए कि अगर ओस्टियोक्लास्ट नहीं होगी ना तो सारी बोन, पूरी बॉडी में बोन ही बोन भर जाएगी, हमारे पास में बोन एक शेप की नहीं रहेगी, फिर बिल्कुल एक जो है वो कैल्शियम का लोथड़ा बन के रह जाएगा। इसलिए ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट दोनों चाहिए होता है, भगवान ने जो चीज बनाई है वो सोच समझ के बनाई है। तो ओस्टियोब्लास्ट तो क्या करती है, बोन का जो है वो
फॉर्मेशन करती है, किस तरीके से कैल्शियम को इन करवाती है। ओस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन का रीमोल्डिंग करवाती है, कैल्शियम को आउट करती है, सही शेप में बोन को लेके आती है। तो ये जो हमारे पास में विटामिन डी है वो क्या करता है, ओस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेशन करवाता है। ओस्टियोब्लास्ट का स्टिमुलेशन कराएगा मतलब बोन का ज्यादा जो है वो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बी फॉर बोन डेवलपमेंट, ओ फॉर ओस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेशन, एन फॉर अगर नॉर्मल कैल्शियम फोस्फेट रेशियो, वो मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी जो है वो फोस्फेट और कैल्शियम के रेशियो को मेंटेन करता है। एंड ई फॉर इनहेंस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को जो है मेंटेन करता है। एंड एस फॉर स्केलेटल मसल्स फंक्शन, स्केलेटल मसल्स के जो है वो फंक्शन को मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है वो डायरेक्टली किसको कंट्रोल करता है, कैल्शियम को, और कैल्शियम सीधा सीधा जो है वो कंट्रोल किसको करता है दोस्तों, मसल्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में फंक्शन ऑफ विटामिन डी, और ये हमने बोन से ले लिया। बी फॉर बोन डेवलपमेंट, ओ फॉर ओस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेशन, एंड फॉर नॉर्मल कैल्शियम फोस्फेट रेशियो, ई फॉर एनहेंस इम्यूनिटी, एस फॉर स्केलेटल मसल्स फंक्शन। अब फटाफट जो है वो इसको हम समरी कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन डी थे हमारे पास में, फैट सोल्यूबल विटामिन थी। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, D2 एंड D3। ठीक है, D2 जो है वो हमारे पास में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड उसके बाद विटामिन D3 जो है वो हमारे पास में एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सोर्सेज की बात करें तो ये प्लांट में, एनिमल्स में, सनलाइट में, सब में प्रेजेंट होता है। सनलाइट नेचुरल सोर्सेज है, फिश, लीवर, और ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में एनिमल सोर्स है। प्लांट में हमारे पास में फोर्टिफाइड फूड। फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास में बोन हेल्थ में हेल्प करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, कैल्शियम और फोस्फेट के रेशियो को बनाए रखता है। डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, बच्चों में अगर डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स होगा, अगर एडल्ट की बात करें तो ओस्टियोमलेशिया होगा, और अगर एल्डरली की बात करें तो ओस्टियोपोरोसिस होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये बेसिकली हमारे पास में चाइल्ड में अगर डेफिशिएंसी आ जाएगी तो रिकेट्स होगा। ठीक है, एडल्ट में अगर हमारे पास में डेफिशिएंसी आएगी तो हमारे पास में ओस्टियोमलेशिया होगा, और एल्डरली में अगर डेफिशिएंसी आएगी तो हमारे पास में ओस्टियोपोरोसिस होगा। रिकमेंडेड डेली अलाउंस मैंने आपको बताया था 400 से 800 यूनिट। ठीक है, डिपेंड ऑन एज। वैसे मैंने आपको बताया था कि 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, देन डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस हम करेंगे 25 OHD से। ठीक है, कैल्सीफ्रोल से डायग्नोसिस करेंगे, कितना होगा, 20 से कम होगा, सीवियर डेफिशिएंसी है। 20 से 30 होगा मतलब हमें रिक्वायरमेंट है। 30 से 100 होगा नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ये तो सारी चीज बताई थी, ये देखो पूरा नैनोग्राम जो है वो अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया। 30 से 100 होगा, नॉर्मल होगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे पास में जो है वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी आ जाएगी। क्लियर है। देन उसके बाद टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कब होगी दोस्तों, टॉक्सिसिटी होती है हमारे पास में अगर 100 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी, किडनी स्टोन हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास विटामिन डी जो है वो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जो भी हमने विटामिन पढ़े वो आपको कैसे लगे, आज की क्लास कैसे लगी, उसके बारे में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कंटिन्यू हार्ड वर्किंग करते रहिए दोस्तों, हर एक दिन का जो है वो यूज लेते रहिए। थैंक यू सो मच।